हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन लेकर आई हूँ इस वीडियो में भी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में जाति और वर्ग के बीच संबंधों की जांच करें। किसके बीच में जांच करी जाएगी? जाति और वर्ग के बीच संबंधों की जांच करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना होगा? इसका परिचय। इस क्वेश्चन का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन। परिचय, भारत में सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में जाति और वर्ग के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी है। ये संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारकों पर आधारित है, जो विभिन्न रूपों में समय के साथ बदलते रहे हैं। यहाँ जाति और वर्ग के संबंधों की जांच के कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। परिचय में क्या लिखना है कि भारत में सामाजिक असमानताओं के संदर्भ में जाति और वर्ग के बीच संबंध जो है वो जटिल और बहुआयामी है, और जो विभिन्न रूपों में समय के साथ बदलते रहे और क्या होते रहे हैं, समय के साथ ये बदलते रहे हैं। जाति वर्ग के संबंधों की जांच में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। पहला है जाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कि जाति प्रथा का उद्गम प्राचीन वैदिक काल में हुआ है। कब हुआ है जाति प्रथा का उद्गम? प्राचीन वैदिक काल में हुआ है। और ये समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित करता है। इसके अलावा सैकड़ों उपजातियां भी हैं। इसके अलावा जो है 4 के अलावा, वर्णों के अलावा 4 अलग जातियां भी हैं। कुछ सैकड़ों उपजातियां भी हैं जो समाज को और विभाजित करती हैं। जाति के आधार पर सामाजिक स्थिति, पेशा और धार्मिक कर्तव्य निर्धारित होते हैं, जो समय के साथ सख्त सामाजिक मापदंडों में बदल गए हैं। जाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कि जाति प्रथा का उद्गम जो है वो वैदिक काल से हुआ है, और जो ये 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और कुछ सैकड़ों उपजातियां भी हैं जो जाति के आधार पर सामाजिक स्थिति, पेशा और धार्मिक कर्तव्य निर्धारित होते थे, जहां समय के साथ सख्त सामाजिक मापदंडों में बदल गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं वर्ग का अर्थ और विकास। वर्ग की अवधारणा आर्थिक स्थिति, संपत्ति और आय पर आधारित होती है, और ये औद्योगिक और पूंजीवाद समाजों में प्रमुख रूप से उभर कर आई है। भारत में वर्ग भेद का विकास औपनिवेशिक काल और बाद में औद्योगिकरण के दौरान हुआ है, जिसमें भूमिहीन किसानों, मजदूरों और औद्योगिक श्रमिकों के वर्ग का उदय हुआ है। वर्ग का अर्थ और विकास क्या है कि वर्ग की अवधारणा आर्थिक स्थिति, संपत्ति, आय पर आधारित होती है। वर्ण की जो अवधारणा है वो किस पर आधारित होती है? आर्थिक स्थिति, संपत्ति और आय पर आधारित होती है, और ये प्रौद्योगिक और पूंजीवाद समाजों में प्रमुख रूप से उभर कर आई है, जो उपनिवेशिक काल और बाद में औद्योगिकरण के दौरान हुआ है, जो कि मजदूरों, किसानों और औद्योगिक श्रमिकों का वर्ग उदय हुआ है। नेक्स्ट है जाति और वर्ग के बीच अंतर संबंध। अब जाति और वर्ग के बीच संबंध देखेंगे। अंतर संबंध क्या है कि जाति और वर्ग दोनों ही व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करते हैं, लेकिन उनके प्रभाव और स्वरूप अलग अलग होते हैं। और उच्च जातियां प्रारंभिक रूप से संपन्न और शक्तिशाली रही हैं, जबकि निचली जातियों का सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा गया है। जातिगत भेदभाव के कारण कई नियम वर्गों में केंद्रित हो गई हैं, जबकि उच्च जातियां उच्च आर्थिक वर्गों में विभाजित हो गई हैं। जाति और वर्ग के बीच क्या संबंध है कि जाति और वर्ग दोनों ही व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। दोनों ही जाति और वर्ग सामाजिक स्थिति को निर्धारित करते हैं, और उच्च जातियां प्रारंभिक रूप से संपन्न और शक्तिशाली रही हैं। जो उच्च जातियां थी वो प्रारंभिक रूप से ही संपन्न और शक्तिशाली रही हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर रखा गया। और इन पर किस पर रखा गया? हाशिए पर रखा गया है। जातिगत भेदभाव के कारण कई निम्न जातियां निम्न आर्थिक वर्णों में केंद्रित हो गईं, जबकि कुछ जातियां उच्च आर्थिक वर्गों में विभाजित हो गईं। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिक
आधुनिक संदर्भ में जातियों और वर्ण। स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक सुधारों और आरक्षण नीतियों ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये भी कई क्षेत्रों में मौजूद है। आधुनिक संदर्भ में जाति और वर्ग क्या है कि स्वतंत्रता के बाद संवैधानिक सुधारों और आरक्षण नीतियों ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया और ये व्यवहारिक रूप से अभी भी कई क्षेत्रों में मौजूद हैं। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक उदारीकरण और शहरीकरण के कारण वर्ण वर्ग भेद और भी स्पष्ट हो गए हैं, जिसमें जाति की भूमिका कम हुई है लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक गतिशीलता में सुधार के बावजूद जातिगत पहचान अभी भी महत्वपूर्ण है और अक्सर आर्थिक अवसरों को प्रभावित करती है। आर्थिक उदारीकरण और शहरीकरण के कारण वर्ग भेद और भी स्पष्ट हो गए हैं लेकिन पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं और शिक्षा, रोजगार, सामाजिक गतिशीलता में सुधार के बावजूद जातिगत पहचान अभी भी महत्वपूर्ण है। मतलब इनमें सुधार तो हो गया है शिक्षा, रोजगार और सामाजिक में, लेकिन इसमें सुधार के बावजूद भी जातिगत पहचान अभी भी महत्वपूर्ण है और अक्सर आर्थिक अवसरों को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय विश्लेषण। समाजशास्त्री मानते हैं कि जाति और वर्ग के बीच संबंध दोहरे शोषण का कारण बनते हैं, जहां निचली जातियों के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से दोनों ही प्रकार से हाशिए पर रहते हैं। समाजशास्त्रीय विश्लेषण क्या है कि समाजशास्त्री मानते हैं कि जाति और वर्ग के बीच संबंध दोहरे शोषण का कारण मानते हैं, मतलब दोहरे शासन का कारण मानते हैं, लेकिन निचली जातियों के लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से दोनों ही प्रकार से हाशिए पर रहते हैं। नेक्स्ट है वर्ग गतिशीलता, मतलब क्लास मोबिलिटी। क्लास मोबिलिटी के अवसरों में भी जातिगत बाधाएं देखी जाती है, जिससे निम्न जातियों के लिए आर्थिक उन्नति कठिन हो जाती है। वर्ग गतिशीलता के अवसरों में भी जातिगत बाधाएं देखी जाती है जिससे कि निम्न जातियों के लिए आर्थिक उन्नति कठिन हो जाती है। नेक्स्ट है निष्कर्ष। अब पूरा जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसका जो हमने आंसर लिखा उसका हमने क्या बनाया, पूरे का निचोड़ के उसमें पूरे क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है। तो निष्कर्ष मतलब क्या होता है, कंक्लूजन। जाति और वर्ग के संबंधों का ये विश्लेषण दिखाता है कि भारत में सामाजिक असमानता को पूरी तरह से समझने के लिए दोनों तत्वों की संयुक्त जांच आवश्यक है, जबकि कुछ प्रगति हुई है। जाति और वर्ग की जड़ें अभी भी समाज में गहराई से व्याप्त हैं। कि जाति और वर्ग के संबंधों का ये विश्लेषण दिखाता है कि सामाजिक असमानता को पूरी तरह समझने के लिए जो सामाजिक असमानता है उन्हें पूरी तरह समझने के लिए दोनों तत्वों की जांच आवश्यक है, जबकि कुछ प्रगति हुई है तो कुछ जाति और वर्ग की जड़ें अभी भी समाज में गहराई से व्याप्त हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें। वैश्वीकरण का निस्संदेह संबंध में श्रमिकों, दलितों और किसानों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बयान की आलोचनात्मक जांच करें। क्या लिखना है क्वेश्चन में कि वैश्वीकरण का निस्संदेह भारत में श्रमिकों, दलितों और किसानों के बीच के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। बयान की आलोचनात्मक जांच करें। पहले लिखेंगे हम परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन। वैश्वीकरण का भारत में श्रमिकों, दलितों और किसानों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रभाव की आलोचनात्मक जांच विभिन्न पहलुओं पर आधारित हो सकती है। तो देखेंगे श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके पहले सकारात्मक प्रभाव देखेंगे, फिर देखेंगे नकारात्मक प्रभाव। पहले देखते हैं सकारात्मक प्रभाव। पहला रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर कैसे हैं कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन हुआ, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में। इससे क्या हुआ, रोजगार के अवसर क्या बढ़े, मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन हुआ और जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में। और सबसे ज्यादा रोजगार कहाँ पड़ा, शहरी क्षेत्रों में। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड पॉइंट, वेतन और कार्य स्थितियां। वेतन और कार्य स्थितियां क्या है कि कुछ श्रमिकों को उच्च वेतन, बेहतर कार्य स्थितियां और अन्य सुविधाएं प्राप्त हुई। कुछ ही श्रमिकों को उच्च वेतन प्राप्त हुआ और कुछ को बेहतर कार्य स्थितियां और अन्य सुविधाएं प्राप्त हुई। अब देखते हैं इसके नकारात्मक। पहले देखा हमने इसके सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक में क्या देखा, रोजगार में अवसर और वेतन और कार्य स्थितियां। अब देखते हैं इसके नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव क्या है, पहला है अनौपचारिक रोजगार।
वैश्वीकरण के साथ साथ अनौपचारिक और अस्थायी रोजगार में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के साथ साथ जो अनौपचारिक और अस्थायी रोजगार है उसमें वृद्धि हुई है, जिससे श्रमिक अधिकारों का हनन हुआ, जिससे कि श्रमिक अधिकारों का इससे क्या हुआ है, हनन होता है। नेक्स्ट देखते हैं शोषण और असुरक्षा। शोषण और असुरक्षा क्या है कि वैश्विक बाजार के प्रतिस्पर्धा के कारण कई श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, लंबे कार्य अवधि और कार्यस्थल पर असुरक्षित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। शोषण और असुरक्षा क्या है कि वैश्विक बाजार के प्रतिस्पर्धा के कारण कई श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, लंबे कार्य करने की अवधि और कार्यस्थल पर असुरक्षित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं मूल्य अस्थिरता। मूल्य अस्थिरता क्या है कि श्रमिकों के वेतन और काम की स्थिरता में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता का बड़ा असर पड़ता है। मूल्य अस्थिरता में क्या होता है कि श्रमिकों के वेतन और काम की स्थिरता में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता का बड़ा असर पड़ता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दलितों पर प्रभाव। पहले क्या देखा, श्रमिकों पर प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक। अब देखेंगे दलितों पर प्रभाव। पहले देखेंगे इसके सकारात्मक प्रभाव। कौन सा देखेंगे, सकारात्मक प्रभाव। सामाजिक गतिशीलता। पहला पॉइंट क्या है, सामाजिक गतिशीलता। वैश्वीकरण ने दलितों को शहरीकरण, शिक्षा और रोजगार के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता के अवसर प्रदान किए। सामाजिक गतिशीलता में क्या है कि वैश्वीकरण ने जो क्या किया है कि दलितों को शहरीकरण और शिक्षा और रोजगार के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता के अवसर प्रदान किए। किसके माध्यम से किया है, शिक्षा और रोजगार के माध्यम से गतिशीलता के अवसर प्रदान किए हैं। इसका सेकंड पॉइंट है आर्थिक सुधार। आर्थिक सुधार क्या है कि कुछ दलित उद्यमियों और पेशेवरों ने वैश्विक बाजार का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया। आर्थिक सुधार क्या है कि कुछ दलितों ने क्या है अपने उद्यमियों और पेशेवर ने वैश्विक बाजार का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। अब पहले क्या देखा हमने इसके सकारात्मक प्रभाव, अब देखेंगे इसके नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव क्या है, पहला है भेदभाव। वैश्वीकरण के बावजूद कई क्षेत्रों में जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार की समस्याएं बनी रहती हैं। वैश्वीकरण के बावजूद कई क्षेत्रों में क्या हुआ, जातिगत भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। नेक्स्ट है शोषण। शोषण क्या है इसका सेकंड पॉइंट, निम्न स्तरीय नौकरियों में दलित श्रमिकों का शोषण और उनके अधिकारों का हनन अधिक होता है। निम्न स्तरीय नौकरियों में दलित श्रमिकों का क्या होता है, शोषण होता है और उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। अधिक से अधिक क्या किया जाता है, उनके शोषण किया जाता है और उनका अधिकारों का हनन किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं किसानों पर प्रभाव। किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, पहले देखा श्रमिकों पर, फिर देखा दलितों पर, अब देखेंगे किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले इसके क्या देखेंगे, सकारात्मक प्रभाव। पहला है नवीन तकनीक। नवीन तकनीक है कि वैश्वीकरण ने किसानों को नवीन कृषि तकनीकों और उन्नत बीजों तक पहुंच प्रदान की है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई है। नवीन तकनीक क्या है कि वैश्वीकरण ने किसानों को नवीन कृषि तकनीकों और उन्नत बीजों तक पहुंच प्रदान की, जिससे कि उनके उत्पादन में भी वृद्धि हुई। नेक्स्ट इसका सेकंड पॉइंट, बाजार का विस्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने कुछ किसानों को अपनी उपज को अधिक कीमत पर बेचने का अवसर दिया। बाजार का विस्तार क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने कुछ किसानों को अपनी उपज को अधिक कीमत पर बेचने का अवसर दिया। मतलब अपनी जो उनकी फसल उगी उस पर वो अधिक उसे बेच सकते हैं, अधिक कीमत पर बेच सकते हैं बाजार में। नेक्स्ट पॉइंट है नकारात्मक प्रभाव। पहले देखे सकारात्मक प्रभाव किसानों के, अब देखेंगे नकारात्मक प्रभाव। पहला पॉइंट है मूल्य अस्थिरता। वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव का सीधा प्रभाव किसानों की आय पर पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अस्थिर रहती है। मूल्य अस्थिरता क्या है कि वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में मतलब उतार चढ़ाव होते रहते हैं बाजार में, और जिससे इस प्रभाव किस पर पड़ा, किसानों की आय पर पड़ता है, और जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अस्थिर रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्ज का बोझ। कर्ज का बोझ क्या पड़ा उन पर कि उच्च लागत वाली कृषि तकनीकों और बीजों का उपयोग करने के लिए किसान अधिक कर्ज लेते हैं, जिसे चुकाना कठिन हो जाता है और परिणाम स्वरूप कर्ज का बोझ पड़ता है। कर्ज का बोझ क्या है कि उच्च लागत वाली कृषि तकनीकों के लिए मतलब सामान की कृषि करने के लिए वो जो है वो ऋण ले लेते हैं और उसे चुकाना उन्हें मुश्किल हो जाता है और परिणाम स्वरूप कर्ज का बोझ पड़ता है, और जिससे उन पर किसानों पर क्या होता है, कर्ज का बोझ हो जाता है, वो चुका नहीं पाते हैं। किसान कृषि करने के लिए कर्ज तो लेते हैं लेकिन उसे ना चुकाना पाने ही तो क्या कहलाता है, कर्ज का बोझ। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि अधिग्रहण।
भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण क्या है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण के लिए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण एक बड़ी समस्या बन गई है, जिससे उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाती है। भूमि अधिग्रहण क्या है कि औद्योगिकरण और शहरीकरण के लिए किसानों की जमीनों का अधिग्रहण एक बड़ी समस्या बन गई है और जिससे उनकी आजीविका में खतरे में पड़ जाती है। नेक्स्ट मतलब इसका निष्कर्ष लिखेंगे। कंक्लूजन हमने क्या क्या देखा कि श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा, किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा और दलितों पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके सकारात्मक प्रभाव भी देखे और नकारात्मक प्रभाव भी देखे। एक एक करके हमने उन्हें सभी को समझा। अब उसका जो हमने पढ़ा है उसका हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि वैश्वीकरण का भारत में श्रमिकों, दलितों और किसानों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण के कारण ही श्रमिकों पर, दलितों पर और किसानों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जो मिश्रित है। जो क्या है? मिश्रित है। इसके कुछ सकारात्मक परिणाम भी हैं और जैसे कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि, तकनीकी प्रगति और सामाजिक गतिशीलता, लेकिन साथ ही कई नकारात्मक परिणाम भी हैं, जैसे कि अनौपचारिक रोजगार, भेदभाव, मूल्य अस्थिरता और कर्ज का बोझ। यह आवश्यक है कि वैश्वीकरण के लाभों को अधिकतम और हानियों को न्यूनतम करने के लिए समुचित नीतियों और सुरक्षा उपायों का विकास किया जाए। निष्कर्ष में लिखा कि वैश्वीकरण के कारण ही श्रमिकों, दलितों और किसानों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा, उनके जीवन पर, और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। सकारात्मक में देखा कि रोजगारों में वृद्धि हुई, इनके अवसरों में वृद्धि हुई, तकनीकी में वृद्धि हुई। लेकिन नकारात्मक परिणाम क्या देखे? इसके अनौपचारिक रोजगार, भेदभाव, मूल्य अस्थिरता, कर्ज का बोझ हो गया और वैश्वीकरण के लाभों को अधिकतम और हानियों की न्यूनतम करने के लिए समुचित नीतियों और सुरक्षा उपायों का विकास किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्या सीखे? 2 क्वेश्चन देखे। इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेना। इसका पार्ट 1 में कर लेना, ये पार्ट 2 था। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिल जाए। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।